नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमी के सेट 5 को। ऑलराइट, हम ऑलरेडी पिछले 4 सेट्स इकोनॉमी के कवर कर चुके हैं। यदि आप पुरानी वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहां से रेफ़र कर सकते हैं। वहां से आपको पुरानी वीडियोस का लिंक जो है मिल जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर इसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में। तो एग्रीकल्चर को लेके जो भी चीज़ें पिछले साल 1 साल में करंट अफेयर्स में आई हैं उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के ऊपर यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स जो है वो उपलब्ध करवाया गया है। पिछले 10 साल के सभी पेपर्स यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किए गए हैं। आप इस कोर्स को वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। ये आपकी मेहनत को काफ़ी आसान कर सकता है। राइट, हम इसमें फॉलोइंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। पहले ही आपको बता दूं, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट बिकॉज टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मिस हो जाए। राइट, एक सिंपल से सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 20th लाइफ स्टॉक सेंसस। ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली बात तो पूछा है हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक नहीं पूछा। लाइफ स्टॉक में सब कुछ आता है, इसने पर्टिकुलरली कैटल के बारे में बात की है, ठीक है। और पूछा है अकॉर्डिंग टू द 20th लाइफ स्टॉक सेंसस। यूपी, वेस्ट बंगाल, एमपी, बिहार। इसका जवाब हम देंगे वंस वी रीड दिस। 20th लाइफ स्टॉक सेंसस जो है हाल ही में कंडक्ट किया गया, उसका रिजल्ट सामने आया था। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको रिलीज़ किया था, ठीक है। सबसे पहले तो लाइफ स्टॉक सेंसस कंडक्ट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसको कंडक्ट करता है और इसने 20th लाइफ स्टॉक सेंसस की रिपोर्ट को जारी किया है। ये लाइफ स्टॉक का जो सेंसस है ये हर 5 साल के बाद कंडक्ट किया जाता है और ये 1919-1920 से कंडक्ट होता आ रहा है। तो लगभग 100 साल पूरे हो गए हैं इस चीज़ को और अब 20th लाइफ स्टॉक सेंसस आपके सामने पेश कर दिया गया है, ठीक है। ये रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ही कंडक्ट किया जाता है। लाइफ स्टॉक सेंसस वॉज कंडक्टेड इन पार्टिसिपेशन विद ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूटीज और स्टेट्स सभी यहाँ पर ऑन बोर्ड थी। ये यूनिक अटेम्प्ट था। एज फॉर द फर्स्ट टाइम अ मेजर इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन टू हाउस होल्ड level data through online transmission from the field. NIC has developed a mobile application software and was used for data collection. यहाँ पर ये मोबाइल ऐप के थ्रू बेसिकली डेटा कलेक्ट किया गया था। जो एनालिसिस है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस में स्टेट वाइज यूपी हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो ओवरऑल अगर पूरे लाइफ स्टॉक की बात की जाए तो यूपी इसमें जो है वो टॉप पर है, फॉलोड बाय राजस्थान, फिर एमपी, फिर वेस्ट बंगाल। आपको पहली टॉप 3 याद करनी है। लाइफ स्टॉक में यूपी है, राजस्थान है और एमपी है। सेकंड, अगर हम कैटल पॉपुलेशन की बात करें फिर आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी और उसके बाद एमपी। तो इसमें वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी। तो आपका जो सही जवाब इस सवाल का हो गया है वो वेस्ट बंगाल होगा बिकॉज केवल कैटल की बात हो रही है। क्लियर। सेंसस हर 5 साल के बाद कंडक्ट किया जाता है। देयर इज इंक्रीज इन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, बोवाइन पॉपुलेशन एंड टोटल नंबर ऑफ कैटल इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस सेंसस। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, मेगा फूड पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे ऊपर सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। मेगा फूड पार्क जो मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क है उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये अवंती जो है ये मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क है। ऑलराइट, ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में इनॉग्रेट किया गया है। मेगा फूड पार्क स्कीम की अगर हम बात करें 2008 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे काम करती है। इसको हब एंड स्पोक मॉडल भी कहा जाता है। आपने सुना होगा हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में, आई एम श्योर। मेगा फूड पार्क का सिंपल सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। होता क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ किसान समूह हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और कुछ अकेले किसान हैं, ठीक है। ये जो भी अपना प्रोड्यूस उगाते हैं ये क्या करते हैं, अपने प्रोड्यूस को लेके जाते हैं कलेक्शन सेंटर्स तक। कलेक्शन सेंटर्स तक एक बार अपने प्रोड्यूस को ले गए। ये कलेक्शन सेंटर्स में इनके सारे प्रोड्यूस को एक साथ इकट्ठा किया गया। उसके बाद ये सारा प्रोड्यूस इकट्ठा करके भेज दिया जाता है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स में।
ठीक है। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, तो ये वाले आपके फील्ड कलेक्शन सेंटर्स हैं, ये वाले आपके प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्री कूलिंग, ग्रेडिंग, पल्पिंग, सॉर्टिंग वगैरह होती है। मान लीजिए कोई भी फ्रूट है तो उसमें सॉर्टिंग की जाती है, कौन सा इसमें गला हुआ है, कौन सा सही है, ठीक है, साइज़ के हिसाब से इन सब चीज़ों की यहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर के बाद इनको लाया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ही बेसिकली आपका मेगा फूड पार्क की तरह एक्ट करता है। ये सारा यहाँ पर आ गया, तो बेसिकली आप एक जगह से इसकी मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। मार्केटिंग आपने कैसे कैसे की, एक तो आपने जो सारा का सारा प्रोड्यूस आपके पास आया उसको एज इट इज़ बेच दिया फ्रेश प्रोडक्ट्स की तरह, ठीक है, इसको आपने डोमेस्टिक मार्केट में भेज दिया। और दूसरी तरफ मान लीजिए इसकी आपको फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, मान लीजिए यहाँ पर ऑरेंजेस की हम बात कर लें, तो ऑरेंजेस आपने इकट्ठे करके यहाँ पे मेगा फूड पार्क तक पहुँच गए। इसके बाद ये ऑरेंजेस जो हैं ये आगे वैल्यू ऐड करने के लिए किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। वो कंपनी जो है वो आगे भले उसकी डोमेस्टिक सेल करे, भले वो उसको एक्सपोर्ट करे, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कहने का मतलब यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा और मार्केटिंग को भी फ़ायदा हो गया। सो ये एक हब एंड स्पोक मॉडल के रूप से जाना जाता है। इसे इसलिए कहा गया है ये आपका हब है और ये सभी आपकी स्पोक्स हैं जो कि इस हब को यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं। क्लियर? इसे मेगा फूड पार्क मॉडल कहा जाता है। मेगा फूड पार्क मॉडल अपने आप से एस्टैब्लिश नहीं किया जाता मॉफपी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसको एस्टैब्लिश नहीं करती, बल्कि इसको एस्टैब्लिश किया जाता है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा जो कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। ये सवाल भी ट्रिकी है, कभी कभार पूछा जाता है कि इनको एस्टैब्लिश कौन करता है। इनको असल में कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाए गए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं जो कि एस्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद अगर हम भारत में मेगा फूड पार्क्स की बात करें कितने हैं, देखिए अभी तक जो अप्रूवल है वो तो 42 को मिल चुका है, लेकिन जो ऑपरेशनलाइज हैं वो केवल 18 ही हैं। उनकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक कोई भी मध्य भारत में नहीं था, अब ये वाला जो है वो आ चुका है, मध्य भारत देवास वाला ये वाला अब फाइनली आ चुका है, जिसको हम अवंती के नाम से जानने लगेंगे, ठीक है। अभी तक जो है मध्य भारत में कोई भी अवेलेबल नहीं था। ये लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू वीट वैरायटी फ्रॉम IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नई वीट वैरायटी लॉन्च की है जिसका नाम है पूसा यशस्वी। ये अपकमिंग रबी क्रॉप सीजन के लिए लॉन्च की गई है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो HD3226 है। इसकी जो यील्ड है ये या तो सेम होगी या पहले वाली वीट वैरायटी से ज़्यादा होगी। यही नहीं, इसमें प्रोटीन और ग्लूटेन का कंटेंट भी ज़्यादा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली आटे की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मोर जिंक। तो इसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा समृद्धि हुई है एज़ कम्पेयर टू जो इसकी यील्ड है। यील्ड में या तो सेम होगी जो पहले की वैराइटीज़ थी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन मेनली फोकस किया गया है न्यूट्रिशनल कंटेंट के ऊपर। ऑलराइट, यहाँ पर द वैरायटी ऑल्सो हैज़ हाई लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मेजर रस्ट फंजाई, येलो स्ट्राइप, ब्राउन लीफ एंड ब्लैक स्टेम। तो ये काफ़ी सारी बीमारियों से भी के विरोध में भी अच्छा रिजल्ट्स इसने दिखाए हैं। ये न्यू वैरायटी जो है बेसिकली इसको डेवलप किया गया है अंडर दी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यानी कि आप कह सकते हैं संरक्षण कृषि। ये होता क्या है? संरक्षण कृषि के ऊपर सवाल आने के बहुत चांसेस हैं कि इसका मतलब क्या है। ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम है विच कैन प्रिवेंट द लॉसेज ऑफ अरेबल लैंड वाइल रीजनरेटिंग डिग्रेडेड लैंड्स, ठीक है। तो आप बेसिकली कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को इस तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है कि जो आपकी उपजाऊ धरती है उसके नुकसान को बचाना और जो उपजाऊ नहीं है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मेन पार्ट होता है, राइट। सो अंडर दिस ये जो नई वैरायटी है इसको डेवलप किया गया है, पूसा यशस्वी के नाम से है। कुछ और वैरायटीज़ जो कि हाल ही में डेवलप की गई हैं फ्रॉम IARI, एक तो पूसा बासमती है, राइस वैरायटी रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल लीफ स्कॉर्च। पूसा सांभा है, अ हाई यील्डिंग नॉन बासमती मीडियम स्लेंडर ग्रेन रेजिस्टेंट राइस वैरायटी। पूसा अदिति है, ग्रेप हाइब्रिड है ये। और पूसा सोना है, ये अनियन वैरायटी हैज़ बिन रिलीज्ड अपार्ट फ्रॉम वेरियस अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सवाल कैसे आएगा आपको बता दूं मैं, वो पूछेगा पूसा अदिति जो है ये किसकी वैरायटी है, राइस की, वीट की, ग्रेप की, अनियन की। सही जवाब होगा ग्रेप। इस तरीके से सवाल आता है, पहले भी UPSC पूछ चुकी है, ठीक है। सो इन वैरायटीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ है पीडीएस के रिफॉर्म्स को लेकर। यहाँ पर बेसिकली क्या है, पीडीएस में एक ऑटोमेशन कर दी गई है,
ठीक है। इसमें सवाल कैसे आएगा ये कि सबसे पहले कौन सा देश है सबसे पहले कौन सा राज्य है जिसने पीडीएस में ऑटोमेशन की है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत यहाँ पे गरीब लोगों को जो अनाज है वो बांटा जाता है। यहाँ पर सबसे पहला राज्य करने वाला आंध्र प्रदेश था, और अब हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यहाँ पर पंजाब ने भी पीडीएस की ऑटोमेशन को कर दिया है। पीडीएस की जो स्कीम है वैसे तो काफ़ी पुरानी स्कीम चलती आ रही है, लगभग 1960s और 1970s से भारत में पीडीएस की स्कीम चलती आ रही है। लेकिन पीडीएस की स्कीम को बेहतर करने के लिए असल में एक नई स्कीम शुरू की गई थी टीपीडीएस की, जो कि 1997 में लॉन्च की गई थी, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, विच वॉज लॉन्च्ड इन 1997। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पीडीएस की स्कीम को स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली थी 2013 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पीडीएस को मैंडेटरी कर दिया गया था कि सरकार को इसको चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। और राइट टू फूड की बात हुई थी असल में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, इसीलिए पीडीएस की स्कीम को मैंडेटरी कर दिया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल। ये एक नई बेसिकली एक पोर्टल शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है? यहाँ पर ये जो पोर्टल है ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा ऑफ प्राइस ऑफ टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। इनको कुल मिला के टॉप के नाम से जाना जाता है, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, एंड फॉर साइमल्टेनियसली जनरेटिंग अलर्ट्स फॉर इंटरवेंशन अंडर द टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम। इसमें अक्सर होता क्या है कि मान लीजिए अब जैसे प्याज को लेकर आपने सुना होगा कि इसके दाम कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी ऑपरेशन ग्रीन्स के नाम से। ये स्कीम कुछ साल पहले आई थी। ऑपरेशन ग्रीन्स में क्या था? ये प्राइस फिक्सेशन स्कीम थी विच एम्स टू इंश्योर फार्मर्स आर गिवन द राइट प्राइस फॉर द प्रोड्यूस। इसमें होता क्या था? अब मान लीजिए फार्मर ने ये प्रोड्यूस है, ये फार्मर प्रोड्यूस को मंडी में ले आया और यहाँ से मंडी से कंज्यूमर आके लेके जाता है। फार्मर ने मान लीजिए प्याज का जो प्रोड्यूस है वो 10 रुपये के भाव में बेचा, ठीक है, 10 रुपये केजी के हिसाब से बेचा। लेकिन बिकॉज यहाँ पर मंडी में कुछ भी हो गया उसकी वजह से कंज्यूमर को ये प्याज था ये 80 रुपये भाव पे मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के नाम से स्कीम शुरू की गई थी, पर्टिकुलरली टारगेटेड फॉर ओनली 3 थिंग्स, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, कि यहाँ पर जो फार्मर है, जो किसान है, उसको इसका सही दाम मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कीम शुरू की गई थी। लेकिन ये स्कीम को और बेहतर इंप्लीमेंट करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल क्या करेगा? रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा कि क्या वाकई में ये जो स्कीम हमने शुरू की थी वो सही से काम कर रही है नहीं। It will enable the government to monitor the supply situation for timely market interventions and price stabilization in case of a price crash during a glut, ठीक है। तो मान लीजिए कल को जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा प्याज आ गया, उस केस में हो सकता है जो मंडी वाले हैं वो कंज्यूमर को प्याज बहुत कम दाम में बेचने लग जाएं, और क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम कंज्यूमर को कम दाम में बेच रहे हैं तो हम फार्मर को भी कम पैसा यहाँ पे देंगे। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि फार्मर को उसका प्राइस मिल रहा है, ये पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो दोनों केसेस में अगर फार्मर को प्राइस कम मिल रहा है या फार्मर को प्राइस मिल ही नहीं रहा, दोनों केसेस में ये जो पोर्टल है ये काम आएगा, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल। ध्यान आपको केवल इतना रखना है, ये टॉप के लिए शुरू किया गया है, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो के लिए, सभी क्रॉप्स के लिए नहीं, सभी यहाँ पे कवर नहीं किए गए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू मेड लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इनमें से कौन सा राज्य जो है जो पहला बना है, पहला राज्य वो बना है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कानून पास कर दिया है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर यूपीएससी अक्सर सवाल पूछ चुकी है। GS3 में 2 बार मेंस में सवाल आ चुका है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर पहला स्टेट है तमिलनाडु। काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिकली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि इसका नाम बताता है, अनुबंध तरीका, अनुबंध, कृषि करने का एक अनुबंध। इसमें होता क्या है? देखिए, मैंने आपको अभी समझाया कि अभी तक क्या है कि फार्मर्स को अपना सारा का सारा प्रोड्यूस जो है वो मंडी में लाना पड़ता है, राइट। और ये किया जाता है APMC एक्ट के तहत। अब इसमें क्या होता है कि फार्मर को अपने प्रोड्यूस के जो सही दाम है वो अक्सर नहीं मिल पाता है, बिकॉज मंडी में जो वहाँ पे बायर्स होते हैं इन्होंने आपस में गुट बनाए होते हैं, कार्टेल बनाए होते हैं। ये आपस में कुछ गेम खेलते हैं कि हम फार्मर को इतना ही पैसा देंगे, और तो और ये यहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग का पैसा भी फार्मर को नहीं देते। मान लीजिए फार्मर एक ट्रॉली भर के लाया है कि मैं ये सामान लेकर आया हूँ, तो उसको अनलोड करने के लिए फार्मर को खुद ही लोगों को हायर करना पड़ता है, तो वो वाला पैसा भी यहाँ पे मंडी वाले नहीं देते, जिसके चलते फार्मर को काफ़ी नुकसान यहाँ पे सहना पड़ता है। इसके चलते एक नई स्कीम थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, ठीक है। इसके लिए केंद्र सरकार का एक मॉडल एक्ट आया था। मॉडल एक्ट क्यों था ये भी आपको बताऊंगा। ये मॉडल एक्ट आया था 2018 में, ठीक है। ये मॉडल एक्ट लेकिन किसी भी स्टेट ने इसको अभी तक लागू नहीं किया था।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता क्या है? अब फार्मर को ये इंश्योर करने के लिए कि फार्मर को उसके प्रोड्यूस का सही दाम मिल रहा है, फार्मर और मान लीजिए कोई कंपनी है, ये दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, कंपनी ये बोलेगी कि जी मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस करनी है अपने प्लांट में, इसके बदले में मैं आपको इतना पैसा आज दे रही हूँ। कंपनी कहेगी कि मैं आपको आज 10 लाख रुपए दे रही हूँ और आपको जो है यहाँ पर इतना प्रोड्यूस मुझे इतने समय में करके देना है। क्लियर? फार्मर इसके बदले में इस प्रोड्यूस को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर जो पूरी पेमेंट होगी फार्मर की, मान लीजिए 20 लाख रुपए की होगी, मान लीजिए 10 लाख कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है, फार्मर उस पर काम करना शुरू कर देगा। फिर कुछ स्टिपुलेटेड टाइम में, कुछ लिमिटेड टाइम में फार्मर इस कंपनी को प्रोड्यूस बना के दे देगा और उसके बाद जो बचा हुआ 10 लाख रुपया है वो कंपनी उसको दे देगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज बेस्ड ऑन अ प्री हार्वेस्ट अग्रीमेंट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड द प्रोड्यूसर। तो बायर यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता है, ठीक है, और प्रोड्यूसर यहाँ पे फार्मर हो सकता है या फिर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। इसमें क्या है, फार्मर का बहुत फ़ायदा होता है, फार्मर को उसके प्रोड्यूस का सही प्राइस मिलता है, प्लस यही नहीं, फार्मर को उसके प्रोड्यूस की मार्केट भी मिलती है। ठीक है, फार्मर को ये चीज़ इंश्योर हो जाती है कि उसका प्रोड्यूस खरीदेगा ही खरीदेगा कोई ना कोई, और वो भी उस दाम में जिसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो फार्मर यहाँ पे नुकसान पे नहीं होता। प्रॉब्लम क्या थी कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कोई वैध कानून भारत में नहीं था, इसके चलते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू नहीं किया गया था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अब तमिलनाडु ने पहला स्टेट बन गया है टू एनैक्ट अ लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो तो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये असल में कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आती है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आती है। स्टेट्स ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया था, यहाँ पर केंद्र सरकार ने स्टेप ले लिया है, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो है वो निकाल दिया है। ऑलराइट, इसी के लाइन से, इसी से प्रेरित होकर तमिलनाडु ने अपना एक एक्ट निकाल दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, आपको बता दूं, ये सभी कैटेगरी, सभी श्रेणियों को अप्लाई होता है। एग्रोनॉमिक, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो, लाइफ स्टॉक हो, डेयरी हो, पोल्ट्री हो, फिशरी हो, हर चीज़ के ऊपर ये लागू हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लैंड पूलिंग के बारे में। ये भी एक नई टेक्निक है लैंड पूलिंग। ये जो है हाल ही में दिल्ली में देखने में मिली थी, बट अगेन प्लीज़ डोंट मिस्टेक कि दिल्ली पहला राज्य बना है लैंड पूलिंग की टेक्निक को शुरू करने वाला। ये पहले भी हो चुकी है। आंध्र प्रदेश ने इस चीज़ की बात की थी 2015 में, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो राज्य बने थे। उस समय जो आंध्र प्रदेश जो है वो नया कैपिटल बनाने वाला है अमरावती को, वहाँ पर लैंड पूलिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करने की बात चल रही है। और गुजरात में भी ये ऑलरेडी की जा चुकी है अंडर द मैकेनिज्म ऑफ टाउन प्लानिंग स्कीम्स फॉर डेवलपिंग द धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ठीक है, तो ऑलरेडी इन एरियाज़ में हो चुकी है। अब दिल्ली में इसकी बात चल रही है। लैंड पूलिंग बेसिकली होता क्या है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आपको तरीके से समझाता हूँ। जैसे लैंड एक्विजिशन की हम बात करें तो लैंड एक्विजिशन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई ABC करके कोई इंसान है। तो गवर्नमेंट ABC इस पर्टिकुलर इंसान को बोलेगा कि जी मेरे को आपकी इतनी लैंड खरीदनी है, मैं बदले में आपको 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। इंसान कल को कहे कि जी नहीं, मैं तो 50 लाख रुपए में ज़मीन को बेचना ही नहीं चाहता, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमें तो यहाँ पर ये लैंड खरीदनी ही खरीदनी है बिकॉज ये सरकारी काम के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज़, अब मान लीजिए ये इंसान मान जाता है कि ठीक है जी मैं आपको ज़मीन देने को तैयार हूँ, लेकिन वो कहे कि 50 लाख नहीं, मुझे तो इसके 70 लाख चाहिए। तो उस केस में यहाँ पर विवाद होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस केस में लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस अक्सर जो है उसमें बहुत विलम्ब अक्सर आता ही था, डिले उसमें होता ही होता था। इसके चलते लैंड पूलिंग की स्कीम का यहाँ पे निर्माण किया गया। लैंड पूलिंग में क्या होता है, सरकार क्या करती है, लैंड को एक्वायर करती है, ठीक है, और उस लैंड के ऊपर डेवलपमेंट करती है और फिर वो डेवलप करके लैंड उन्हीं लोगों को वापस बेच देती है। सो लैंड पूलिंग इज द लैंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजी वेयर ओनरशिप राइट्स ऑफ प्राइवेटली हेल्ड लैंड पार्सल्स आर ट्रांसफर्ड टू एन अपॉइंटेड एजेंसी विद दीज लैंड पार्सल्स बीइंग पूल्ड एज अ रिजल्ट। तो लोगों को यहाँ पर, तो सरकार का जो मेन मकसद था डेवलपमेंट करने का, वो भी पूरा हो गया, और जो इंसान है उसकी भी लैंड उसके हाथ से नहीं गई। ठीक है, इनफैक्ट उसको अब डेवलप्ड लैंड मिल चुकी है। तो ये दोनों विन विन सिचुएशन हो गई लैंड पूलिंग की इसमें। ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे अभी तक शुरू क्यों नहीं की थी, बेसिकली प्रोसेस में डाल दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसको पिकअप करना स्टार्ट कर दिया है। दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी है, एक विकल्प के तौर पर सामने आ रही है लैंड एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी के। नेक्स्ट,
डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ही बड़ा काम है, भारत में लंबे समय से जो है इसको लेकर बात चल रही है। लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन अभी तक नहीं हुई है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन्फॉर्म्ड दैट अबाउट 90% ऑफ विलेजेस इन इंडिया हैव कंप्यूटराइज्ड द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड अबाउट 53% ऑफ सर्वे मैप्स शोइंग बाउंड्रीज एंड ओनरशिप ऑफ लैंड हैव बीन डिजिटाइज्ड। इसमें तेलंगाना एंड महाराष्ट्र टॉप द लिस्ट विद 99% ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एट 98%। सो सबसे ऊपर जो दो राज्य हैं तेलंगाना और महाराष्ट्र है, 99% तक जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल रिकॉर्ड उनका रख लिया गया है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश 98% पर है। और कुछ नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं, केरला एट 43.24% एंड जम्मू कश्मीर एट 9.32% आर लैगिंग बिहाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र देश में पहला वो राज्य बना था जिसने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट मानी जाती है जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, बेसिकली जो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के इनिशिएटिव्स हैं, इसमें हर स्टेट ने अपने अपने पहल ली है। कर्नाटका के प्रोजेक्ट का नाम है भूमि प्रोजेक्ट, ठीक है, आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट का नाम है बुधार, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट का नाम है महाभुलेख, ठीक है। ये सवाल आने के भी चांसेस हैं कि कौन से स्टेट ने कौन सा प्रोजेक्ट, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स एडिबल ऑयल्स फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडिया इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एडिबल ऑयल। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, भारत में कई सारा एडिबल ऑयल जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाया जाता है। इंडिया इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एडिबल ऑयल, ये बिल्कुल गलत है। हमारे ऊपर जो है USA और चाइना आते हैं, भारत तीसरे नंबर पर आता है। इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट कंज्यूमर, हेंस फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। एडिबल ऑयल को लेकर बेसिकली क्या हुआ था, कमर्स मिनिस्ट्री हैज़ आस्क्ड द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री टू प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर इंडिया टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। भारत बेसिकली कई सारा अपना एडिबल ऑयल उसका जो आयात है इंडोनेशिया और मलेशिया से होता है। तो मोरओवर मलेशिया हैज़ अ ड्यूटी एडवांटेज ओवर इंडोनेशिया अंडर द इंडिया मलेशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें भी ज़्यादा प्रेफरेंस मलेशिया को दी जाती है बिकॉज हम दोनों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है। यहाँ पर जो एडिबल ऑयल का स्टेटस है भारत में कुल मिला के जो उत्पादन होता है वो 7.3 मिलियन टन्स का होता है, लेकिन जो डिमांड है वो 24.5 मिलियन टन्स की है, यानी कि अपना 30% से भी कम हम कह सकते हैं एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। सो जो इम्पोर्ट है भारत में वो 65 to 70% है और बाकी सारा जो है डोमेस्टिकली बनता है। भारत तीसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर है। Palm oil forms a major share of the edible oil imported as well as consumed by Indians. Other major oils are soybean oil and mustard oil. All right. Major oilseed producing states in India, ये भी important है। ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा गुजरात में, मस्टर्ड सबसे ज़्यादा यूपी में, सोयाबीन सबसे ज़्यादा एमपी में। प्लीज़ इन पहले लीडिंग वालों को याद रखिए, इनके ऊपर सवाल आने के पूरे चांसेस हैं, बिकॉज इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर उठाया है तो पॉसिबिलिटी है सवाल आने की। अंत में लास्ट टॉपिक आपका कवर करना चाहूँगा बी कीपिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें रिसेंटली बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी सेटअप की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विवेक देबरॉय। ही रिकमेंडेड टू रिकॉग्नाइज हनी बीज एज इनपुट्स टू एग्रीकल्चर एंड कंसिडरिंग लैंडलेस बी कीपर्स एज फार्मर्स। देखिए, बी कीपिंग का जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी नॉवल माना जाता है। बी कीपिंग का जो काम है वो असल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनको उनकी रिकग्निशन नहीं मिलती, ड्यू रिकग्निशन उनको नहीं मिलती। भारत में कुल मिला के हनी बीज की, मधुमक्खियाँ की 4 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। 2 तो डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ हैं, इंडियन, ठीक है, या एशियन हनी बी बोल सकते हैं, और यूरोपियन हनी बी हैं। इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया था 20th सेंचुरी में। और 2 वाइल्ड स्पीशीज़ हैं जिसको रॉक हनी बी और ड्वार्फ हनी बी बोलते हैं। मेजरली हमारे लिए एशियन हनी बी और यूरोपियन हनी बी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी जनरेशन ऑफ हनी। बी कीपिंग का कई सारे फ़ायदे हैं। इसमें बी कीपिंग में केवल हनी और वैक्स ही नहीं मिलती, बल्कि पोलन, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी वेनम भी यहाँ पे मिलता है, जिसको आगे जाके मार्केट किया जा सकता है। 17-18 तक चाइना रैंक्ड फर्स्ट इन हनी प्रोडक्शन विद 551,000 टन्स, वाइल इंडिया रैंक्ड 8th अमंग द वर्ल्ड कंट्रीज विद ओनली 64.9,000 टन्स। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए बी कीपिंग जो है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट मिशन आपको मालूम होने चाहिए, एक तो हनी मिशन है, दूसरा एपियरी ऑन व्हील्स है। दोनों ही जो मिशंस हैं ये असल में लागू किए जा रहे हैं। हनी मिशन को लागू किया जा रहा है KVIC के द्वारा,
ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और एपियरी ऑन व्हील्स है, इसको भी केवीआईसी के द्वारा ही लागू किया जा रहा है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये जो कमीशन है ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करता है। हनी मिशन 2017 में लॉन्च किया गया था, बिकॉज 2016 में प्रधानमंत्री ने कहा था स्वीट रेवोल्यूशन की बात की थी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था, बनस हनी प्रोजेक्ट एट दीसा इन गुजरात, बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट। केवीआईसी इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। और हनी को एमएफपी का भी टैग दे दिया गया है अंडर द एफआरए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 या 6 के तहत इसको एमएफपी का टैग दे दिया गया है। और दूसरा एपियरी ऑन व्हील्स है, ये जैसे आप देख सकते हैं आगे ट्रैक्टर लगा हुआ है। बेसिकली एपियरी ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया है, वॉज डिजाइंड बाय द केवीआईसी फॉर द इजी अपकीप एंड माइग्रेशन ऑफ बी बॉक्सेज हैविंग लाइव बी कॉलोनीज। तो इसके अंदर क्या है, बी बॉक्सेज हैं, ये आपके बी बॉक्सेज हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी बी कॉलोनीज़ हैं, तो इसको आप जहाँ चाहे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा ये है। ये एपियरी ऑन व्हील्स हाल ही में लॉन्च की गई है, हनी मिशन थोड़ा सा पुराना है। ये बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए किया गया है। क्लियर। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको प्लीज़ स्किप ना करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।